हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो गाइडलाइंस आई हैं यूजीसी की तरफ से, उसके बारे में भी बात करेंगे। और नॉर्मली मैं आपको मींस आपके लेवल पर जाके इन चीज़ों को समझाऊंगी कि किस तरह से, किस प्रकार से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। आप अभी ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, यूजीसी की रोज तरह तरह की गाइडलाइंस को देखे घबराते रहते होंगे, ये ऐसे वैसे, तो सब चीज़ें क्लियर करूंगी साथ में कि आपको क्या करना है। एक मार्गदर्शन मिलेगा आपको कि ये चीज़ें हमको आगे करनी है, इससे हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। साथ ही में डिस्कस करेंगे हम वो न्यू गाइडलाइंस और न्यू रूल्स के बारे में भी जो यूजीसी के आए हैं। तो देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और बहुत सारा इंटरनेट पर भी इस चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा लिखा पाया गया था इस यूजीसी की गाइडलाइंस में। और उसके बारे में पूरा क्लैरिफाई किया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि जो मर्जी करो उस चीज को, हम नेट को मतलब उसका रोल खत्म नहीं हुआ है, उसका रोल वही है, उतना ही है, चीजें ज्यादा बदली नहीं है। इस चीज पर एक वीडियो भी सामने आई है, पहले मैं आपको उस वीडियो के बारे में भी दिखा देती हूँ। चलो, उस वीडियो को दिखाने से पहले आपको यहाँ पर ये बता दूं कि यहाँ से आप सीधा स्कैन करके एमएस स्टडी गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपडेट्स के लिए। और यहाँ पे अभी पहले तो सिर्फ मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाती थी, अभी यहाँ पे पेपर 1 की फ्री क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो रही हैं मंडे से 13 तारीख से। ठीक है जी। तो हम थोड़ा सा, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जिससे आपकी थोड़ा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं कि ये यूजीसी की बेसिकली चैनल है, यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चैनल है। तो यूजीसी के चेयरमैन ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि असल में नेट का रोल खत्म नहीं हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। जो न्यूज बहुत ही दिनों से वायरल हो रही है, हर जगह पर लिखा पाया जा रहा है, नो नीड टू नेट, नो नीड नेट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो देखना और इस चीज को क्लैरिफाई करना अच्छे से पहले। There was some talk in the social media saying that now onwards there is no need for UGC NET. If somebody has a master's degree, they can directly apply for the faculty positions in the higher educational institutions. That is wrong. The UGC NET is still required if you have a master's degree in non-professional programs. And in professional programs such as engineering and technology, if you have a master's degree in ME, such as ME and MTech, then you do not need UGC NET qualification for appointment as assistant professors. And this is in tune with the AICTE recruitment rules. ओके, सो आई थिंक आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर हुई होगी। मैं आपको समझा देती हूँ दोबारा से। साफ साफ ये चीज यहाँ पे कही गई यूजीसी के चेयरपर्सन के द्वारा कि जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है, टेक्नोलॉजी कोर्सेज है, एमटेक है, एमई है, उनके लिए उसका रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है। बट जो आपके जैसे आप इकोनॉमिक्स में हो, कॉमर्स में आपने मास्टर्स किया, उनके लिए नेट रिक्वायर्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है जी। तो वो चीज दिल से एकदम निकाल दीजिए कि शायद नेट नहीं चाहिए हमको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। देखिए, आगे मैं सबसे पहले इस चीज की बात करूंगी। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, एक मिनट, इंक कलर वाइट कर ले। तो ये 5-6 पॉइंट्स है कुछ, इनको पहले समझते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको उसके बाद एक फ्रेशर के लेवल पर जाके समझाऊंगी कि आखिर आपको करना क्या है और असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनना है। ये देखिए, यहाँ पे जैसे इन्होंने ये न्यू फैकल्टी रिक्वायरमेंट नॉर्म्स जो आए हैं यूजीसी के, इसके हाईलाइट्स है बेसिकली ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशंस का, उसकी हाईलाइट्स है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ सब सिस्टम। सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अब सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी का ये तात्पर्य है कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वही कंसीडर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। मान लीजिए आपने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में कर रखी है, ठीक है, उसके बाद आपने पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में कर ली है ना, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो आपकी सबसे हायर, लेकिन हाईएस्ट एकेडमिक स्पेशलाइजेशन जो है वही कंसीडर की जाएगी। दैट मींस ये मायने नहीं रखता कि आपने बैचलर किसमें की है, मतलब मास्टर, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो कंसीडर हो सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। डोंट नीड टू कि जिसमें मास्टर्स है उसी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, है ना, वो चीज की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी सब्जेक्ट की बनाई है उन्होंने।
फिर वाइस चांसलर की एलिजिबिलिटी में उसने इंडस्ट्री का किसी को एक्सपीरियंस है तो वो चीज़ ऐड कर दी गई है। हालांकि मुझे चलो ठीक है, ये बन जाते हैं रूल्स, बट अप्लाई होते हैं नहीं होते किसने देखा है, इम्प्लीमेंट होते हैं नहीं होते किसने देखा है। मुझे बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन इनकी नजर आती है ग्राउंड लेवल पे। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ये रूल्स बन तो जाते हैं यूजीसी की तरफ से, पर इनके इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह जाती है। कहीं ना कहीं ये वीसी की पोस्ट तो वैसे ही आई डोंट नो, होते भी होंगे कई जेन्युइन केसेस, बट बहुत सारे केसेस में तो ये वीसी की पोस्ट वैसे ही पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल होती है थोड़ी। तो इंक्लूसिविटी फोकस, अब यहाँ पे रिलैक्सेशन फॉर ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज अलॉन्गसाइड एससी एसटी इनको रिलैक्सेशन दी गई है विद एम्फेसिस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेजेस का यहाँ पे बात की गई है कि जैसे कई बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के रहते हैं, है ना, तो उस चीज़ पे फोकस किया गया है। तो ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट टीचिंग कैंडिडेट्स, अब यहाँ पे बात यह कि वही चीज़ है कि उसने डिग्री को कम इम्पोर्टेंस और बंदे की स्किल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात कही है कि आज की डेट में डिग्री से ज़्यादा बंदे की स्किल्स मायने रखती हैं, है ना। तो जो टीचिंग की रिक्रूटमेंट है वो प्रैक्टिकल टीचिंग की, बंदा पढ़ा कैसे रहा है, उसका रिसर्च एप्टीट्यूड कैसा है, उसके थ्रू वो चीज़ रिक्रूटमेंट जो है वो होगी, ठीक है। तो फिर आपका मेन इसमें और क्या, रिकॉग्नाइजिंग इनोवेशन, ये चीज़ इस पर मैंने पहले भी एक शॉर्ट बनाया था। देखिए मैंने जब लास्ट टाइम इस पर शॉर्ट बनाया था ना कि अगर आपने कोई इनोवेशन की है तो वो चीज़ भी आपकी कंसीडर होगी ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में, है ना। बच्चों के नीचे कमेंट आने लगे थे, मैम अगर हम चाय की दुकान खोल लेते हैं तो क्या वो भी तो हमारा स्टार्टअप है, वो भी तो इनोवेशन है, क्या वो भी काउंट होगी, है ना। मतलब कैसे कैसे कमेंट्स करते हो आप लोग। यहाँ पे देखिए लिखा क्या हो, ध्यान से पढ़ो, उसने लिखा है टीचिंग इनोवेशन। इनोवेशन किसमें हो, टीचिंग में हो। आप डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हो, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करते हो, टीचिंग में आपने इनोवेशन की है, वो आपकी रिकॉग्नाइज होगी। चाय की दुकान खोलने वाली इनोवेशन आपकी रिकॉग्नाइज नहीं होगी, बात समझे। बड़े कई बच्चे एवरेज लेवल के होते हैं, मतलब चीजें समझ में नहीं आती उनको। चलो अब इसमें प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये पिछले साल ये टर्म बहुत हाईलाइट हुई थी नेट पे। तो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, आपका एमएनसी वगैरह में एक्सपीरियंस है ना, तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो देखिए यही है बेसिकली इसमें मेन पॉइंट्स। अब मैं आगे आपको काम की बात बताती हूँ जो असल में ग्राउंड लेवल पर हमको चीज़ें समझनी है, ठीक है। एक मिनट। तो ये हमारे बेसिकली कोर्सेज हैं जो एप्लीकेशन पर चलते हैं हमारी, ये सारे HPSC RPSC फर्स्ट ग्रेड, ये DSSB MPPSC इकोनॉमिक्स, ये सभी कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर, मतलब इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन है बेसिकली हमारा। तो ये UGC नेट के भी कॉम्बो कोर्सेज, सिर्फ UGC नेट इकोनॉमिक्स का यूनिट वाइज क्विज पेपर 1, ठीक है। इनका लाइव आपका 20 से जनवरी से स्टार्ट हो रहा है पेड बैचेस में। गेट इकोनॉमिक्स RBI DPR, ठीक है, ये हमारे पिछली बार के नेट JRF फोल्डर्स रहे थे। तो अब यहाँ पे आपको समझाती हूँ। ये देखो बेसिकली हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। देखिए आपने मोस्टली देखो, ये तो एक्सेप्शनल केसेस है ना जो उसने बताए हैं रेगुलेशंस में कि किसी बच्चे ने BA किसी और सब्जेक्ट में की है, MA किसी और सब्जेक्ट में, मतलब वो एक एक्सेप्शनल केसेस है। मोस्टली बच्चे ऐसा नहीं करते, है ना। मोस्टली आपका रहता है कि आपने जिस सब्जेक्ट में BA की है उसी सब्जेक्ट में MA, उसी सब्जेक्ट में PhD। मोस्टली केसेस ऐसे ही होते हैं, बहुत एक्सेप्शनल केसेस होगा कि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्शनल केसेस के लिए चीजें थी। अब मुद्दे की बात करते हैं, 90% स्टूडेंट जैसे करते हैं, है ना, कि वो एक ही सब्जेक्ट में डिग्रीज करते हैं, तो उसके हम उसको लेते हैं, उसको एज्यूम करते हुए यहाँ पे बात करते हैं। तो अब मान लीजिए आपने बैचलर्स किया, बैचलर्स के बाद आपने मास्टर्स किया उस सब्जेक्ट में। अब मास्टर्स तक तो बच्चे ठीक है, मास्टर्स के बाद समझ में नहीं आता मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बने, कैसे बने, है ना। तो आपको क्या करना, देखिए एक तो तरीका आपके पास ये है कि जो भी आपका मास्टर्स में सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें आप नेट क्लियर करिए, नेट क्लियर करिए। और नेट क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, चलो ये चीज तो कही गई है रेगुलेशंस में UGC की कि अगर आपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स करके नेट कर लिया, है ना, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो, इस चीज की तो बात करी गई है। अब पर यहाँ पर कई ये सवाल उठते हैं कि नेट हो गया हमारा क्लियर, फिर भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं पा रहे क्योंकि PhD को वेटेज बहुत मिल रहा है, APA स्कोर में PhD को वेटेज बहुत मिल रहा है। इंटरव्यू के टाइम पर अगर मेरे साथ मेरा कॉम्पिटिटर PhD किया हुआ है तो वो पैनल जो है उसको प्रेफरेंस देगा, PhD वाले को मुझे प्रेफरेंस नहीं देगा। ये सवाल इस चीज पर उठते हैं,
ठीक है, कि हमने नेट तो कर लिया फिर भी हमको पोस्ट इसलिए नहीं मिल रही बिकॉज हमारा पीएचडी नहीं है। तो अब इसका मैं जवाब आपको देती हूँ। देखिए, एडहॉक पोस्ट जो होती है, टेम्परेरी पोस्ट जो निकलती हैं कॉलेजेस में, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या एडहॉक बेस पर, वो आप सिर्फ नेट के बेस पर भी आपको मिल सकती है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इनका पीएचडी नहीं है, जिन्होंने मास्टर्स के बाद नेट क्लियर किया और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं, एडहॉक पर बने हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर बने हुए हैं। रेगुलर पोस्ट में बेसिकली ये दिक्कत आती है, जो आप लोग बोलते हो कि पीएचडी नहीं है तो हमको थोड़ा कम प्रेफरेंस, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर रेगुलर पोस्ट में ये प्रॉब्लम आती है। एडहॉक पोस्ट मिल जाती है अगर आप ट्राई करें तो। देखिए, जैसे आपने नेट क्लियर कर लिया तो आप अपने लोकल लेवल के या अपना जो सिटी है उस लेवल के जितने कॉलेजेस उसमें रिक्रूटमेंट्स निकलती है उनकी वेबसाइट्स पर या न्यूज़पेपर्स में एडहॉक पोस्ट की, वहां पे अप्लाई करिए। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू अगले बंदे को प्रभावित कर रहा है, तो उसमें चांसेस रहते हैं एडहॉक पोस्ट पर, क्योंकि मोस्टली क्या होता है एडहॉक पोस्ट पर सैलरी थोड़ी कम होती है, तो वहां पे पीएचडी वाले ज्यादा अप्लाई करने के बारे में नहीं सोचते, वहां पे ये चीज होती है। ठीक है, क्योंकि एडहॉक पोस्ट की जो सैलरी होती है, पीएचडी वाले को लगता है मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, है ना, तो मैं ज्यादा, मतलब वो थोड़ा रेगुलर पोस्टों की तरफ जाते हैं। एडहॉक लेवल की पोस्टों के लिए पीएचडी वाले कैंडिडेट्स कम अप्लाई करते हैं, तो वहां पे आपके लिए चांसेस रहते हैं। ठीक है, आप मतलब सीधा सीधा अगर आपका सिर्फ नेट क्लियर है तो आप एडहॉक लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। आगे समझिए, आगे बात समझिए, अप्लाई करिए, 3 4 5 6 जितने इंटरव्यू दीजिए, ट्राई करिए, मिल जाती है मान लो आपको, तो आपके पास फिर 2 ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, मान लो आप पोस्ट पर उस पर लग गए, फिर 2 ऑप्शंस रहते हैं। आप साथ साथ में पीएचडी कर सकते हैं पार्ट टाइम, अपने जिस कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं वहां से एक सर्टिफिकेट वगैरह जो आपको लेना होता है ना, कि परमिशन आपको मिल जाए पीएचडी करने की, तो वो पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे फुल टाइम करना है, तो आप अपनी पोस्ट के दौरान ही जेआरएफ की भी साथ में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका जेआरएफ निकल जाता है तो आप इस एडहॉक लेवल की पोस्ट का ड्यूरेशन भी तब तक शायद खत्म हो जाएगा, है ना, तो तब आप अपना जेआरएफ के थ्रू पीएचडी कर सकते हैं। और जेआरएफ की फेलोशिप बहुत अच्छी होती है, जॉब से, एडहॉक लेवल की जॉब से ज्यादा ही सैलरी होती है, उसकी कम नहीं होती, है ना, तो वो आपके पास तरीका रहता है। ठीक है जी, तो एडहॉक पर जाइए, पीएचडी साथ में करिए पार्ट टाइम, या जेआरएफ क्लियर करके जॉब जब आपकी खत्म हो जाएगी उसके बाद पीएचडी करिए। ठीक है, तो ओनली नेट वालों के लिए बहुत ऑप्शंस है, मैं ये चीज सच में बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। बहुत सारे कॉलेजेस में एडहॉक पोस्टों पर ओनली नेट वाले होते हैं जिनकी पीएचडी नहीं है। ठीक है, तो बस ये सुनी सुनाई बातों पर मत यकीन करना कि अरे तुम्हारा तो नेट ही है, पीएचडी नहीं है, तुमको कैसे पोस्ट मिलेगी। नहीं, आप जरूरी थोड़ी ना रेगुलर की तरफ ही पहले भागना है ना, पहले एडहॉक करिए। जब हम इस लाइन में घुस जाते हैं तो आगे के रास्ते अपने आप खुलते नजर आ जाते हैं, आपको समझ आने लगती है कि आगे क्या करना है, ये चीज करनी है तो मेरी रेगुलर पोस्ट हो जाएगी, ऐसा करना है ना, वो चीजें। तो अब दूसरी चीज यहाँ पे ये अगली चीज, ये एक बताया मैंने, दूसरा तो सिंपली यही रहता है कि आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स के बाद आप जीआरएफ को टारगेट करिए। ठीक है, जीआरएफ आपका निकल गया और पीएचडी करिए। और मैंने जैसे बताया कि जीआरएफ की फेलोशिप किसी जॉब की सैलरी से कम नहीं होती, मतलब 40-50 हजार आराम से महीने का मिलता है ना, तो वो कम नहीं है किसी जॉब से, तो आप उसके थ्रू पीएचडी करिए। और बता दूं वो सारा आपका पीएचडी पर इतना खर्चा नहीं आता है ना, इतनी थोड़ी फीसें होती हैं सरकारी यूनिवर्सिटी में, वैसे फीसें बहुत कम होती हैं, इतना खर्चा नहीं आता, वो आप उसके अपना लाइवलीहुड एक्सपेंसेस के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इस पर अलग वीडियो मेरी जीआरएफ फेलोशिप पर आप सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज करिए, और पीएचडी होने के बाद फिर आप रेगुलर जॉब के लिए अप्लाई करिए। समझ गए बात, दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका, तीसरा ये है कि मास्टर्स कर लिया, नेट क्लियर कर लिया, ठीक है, उसके बाद ना असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी मिनिमल एलिजिबिलिटी आपकी नेट रहती है, जैसे कि एचपीएससी का, एमपीपीएससी का निकलता है, अभी हमने सारे कोर्सेज भी लॉन्च किए हुए हैं, अभी जेकेपीएससी का निकला। बेसिकली पता क्या होता है, मुझे नहीं पता चलता कि इस पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टेट्स में वैकेंसीज आई हैं, स्टूडेंट्स बता देते हैं खुद में, हमारे स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली है, ये रहा सिलेबस और इसका कोर्स लॉन्च कर दीजिए, है ना, तो हम स्टूडेंट्स का वो सिलेबस देख के उसकी क्लासेस चालू कर देते हैं और देखते ही देखते उसमें एनरोलमेंट्स बढ़ आ जाती हैं। तो ये चीज रहती है कि आप उन स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए अप्लाई करिए। ठीक है, सारे स्टेट्स में एग्जाम नहीं होते, कुछ स्टेट्स में ही होते हैं, पीएससी की तरफ से, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, इनको दीजिए और इनको रिटर्न क्लियर हो जाता है आपका, तो उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो उसके बाद आपका रेगुलर पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको मिलती है। ठीक है,
अच्छी खासी सैलरी पर, अच्छे खासे ग्रेड पर। तो ये 3 तरीके आपके यहाँ पे बेसिकली रहते हैं। यही आज की वीडियो में मुझे आपको बताना था। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स दी गई हैं, हमारी हेल्पलाइन नंबर दी गई है, जिस पर आपको कोई भी एप्लीकेशन पे कोर्सेज लेने हैं, कुछ कोर्स में एनरोल करना है, उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मेरी बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।